हेलो नमस्कार। मैं संदीप आपका कैरियर एलिवेट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम हिस्ट्री कर रहे हैं और जो लास्ट क्लास हमारी हुई थी हमने वहां पे 1857 की क्रांति के बारे में जाना था, ठीक है। और 1857 की क्रांति के बारे में मैंने बताया था क्यों हुई थी, मेन हीरो कौन था भाई। क्वेश्चन आए तो कौन होगा? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ पे थे भाई? बैरकपुर में थे। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। रेजिमेंट कौन सी थी? 34th। कुछ इस तरीके से 1857 क्रांति में मैंने बताया था। सिंबल भी था भाई इनका। क्या सिंबल था 1857 की क्रांति का? ब्रेड एंड लोटस। ब्रेड एंड लोटस हिंदी में लिखेंगे भाई कमल और रोटी। कुछ इस प्रकार से भाई हमने बड़ा डिटेल में किया था लास्ट क्लास में। आज उसी क्लास को आगे लेके चलते हैं। भाई मैंने बताया था ब्रिटिशर बड़े समझदार लोग थे, चालाक लोग थे। जब भी कोई ऐसी घटना होती थी, विद्रोह होता था, वो विद्रोह को दबा देते थे। तो ऐसे ही इन्होंने 1857 की क्रांति में किया। 1857 की क्रांति सबसे बड़े लेवल पे हुई थी भारत में। उसके बाद ये क्या करते हैं, एक एक्ट लेके आते हैं जिसे कहते हैं एक्ट ऑफ 1858, 1858 का अधिनियम, ठीक है। और इस एक्ट के अंदर क्या क्या बातें थी वो हम डिस्कस करते हैं। भाई इस एक्ट को किसने पढ़ा? इस एक्ट को पढ़ा भाई गवर्नर जनरल थे जो इंडिया के उस टाइम, लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ाई? जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। ये उन्होंने पढ़ा। और कहाँ पढ़ा भाई? इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में। ये तो फर्स्ट पॉइंट है इसका कि ये क्या था, एक घोषणा पत्र था जो किसने पढ़ा? भारत के गवर्नर जनरल जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। और कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में। सेकंड बात रखेंगे भाई इस पॉइंट में, क्या रखा इन्होंने? एक्ट ऑफ 1858 में क्या किया कि जो कंपनी का रूल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो खत्म हो गया था भाई यहाँ पे। सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया भाई, स्टार लगा लेना। थर्ड पॉइंट भी जो बताऊंगा उस पर भी स्टार लगा लो पहले ही, कि थर्ड रूल क्या, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है भारत में वो समाप्त हो जाता है। वो कब होता है भाई? एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट लिखेंगे भाई इसमें। थर्ड रूल क्या होगा कि जब अगर कंपनी का रूल हो खत्म हो गया है तो भारत पर कैसे राज करे थे अंग्रेज? तो लिखेंगे भाई क्राउन रूल आ जाता है भारत में। क्या आ जाता है? क्राउन्स रूल। अब क्राउन्स रूल से मतलब समझना भाई कि जो भी ब्रिटेन के राजा या रानी होगी वही भारत पे डायरेक्ट राज करेंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से कोई लेना देना नहीं था भाई। 3 पॉइंट समझ आए होंगे। पहला कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? मतलब लॉर्ड कैनिंग। ये घोषणा पत्र को पढ़ते हैं कहाँ पे? इलाहाबाद में। उसके अंदर क्या क्या लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो गया है। कौन सा रूल आ गया है? कंपनी रूल आ गया है भाई, ठीक है। यहां तक बात समझ आई होगी। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे सॉरी, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि भाई क्या हुआ, एक नई पोस्ट आई है, नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई है। किस चीज़ की? सेक्रेटरी की। किस चीज़ की? सेक्रेटरी की। और जो फर्स्ट सेक्रेटरी बनते हैं उनका नाम है भाई स्टैनले। क्या नाम है उनका? स्टैनले। आपको समझ आया होगा भाई। 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग इसको पढ़ते हैं कहाँ पे? इलाहाबाद में। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है, नई पोस्ट बनाते हैं सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की, और जो कौन बनता है? स्टैनले बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ भाई, फिफ्थ पॉइंट, कि ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक नई पोस्ट बनाते हैं। क्या भाई? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। क्या बनाते हैं? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। तो आपको समझ आया होगा भाई कि जब मैंने एक क्लास में आपको ये बताया था कि बंगाल के गवर्नर बनते हैं, फिर गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, फिर वो पोस्ट खत्म होती है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। तो कैसे कैसे चेंज हो रही थी। अब आपको समझ आ जाएगा कि भाई 1858 के अंतर्गत क्या होता है भाई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट खत्म होके क्या पोस्ट आती है? वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। भाई यहाँ तक कोई डाउट है? होप सो भाई नहीं होगा। इसके बाद लिखेंगे कि जो वॉइस रॉय है, इसका जो ऑफिस है भाई कहाँ होगा? इंडिया के अंदर होगा इसका ऑफिस। कहाँ होगा इसका ऑफिस? इंडिया के अंदर।
ऐसी आपकी जो सेक्रेटरी है भाई, जो ये पोस्ट है सेक्रेटरी की, इसका ऑफिस कहाँ होगा? लंदन में होगा भाई। ये कहाँ आपकी बातें बताएगा सेक्रेटरी? ये पार्लियामेंट में बताएगा भाई। कहाँ बताएगा? जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ये अपनी बातें कहाँ बताएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और जो वाइसरॉय है उसका ऑफिस कहाँ होगा? इंडिया में होगा। और वो किसे रिपोर्ट करेगा भाई? राजा को, राजा या रानी को। आप क्राउन लिख लो भाई, यहाँ पे क्या लिख लो? क्राउन। तो ये सब बातें किसके अंदर हमने पढ़ी है भाई? एक्ट ऑफ 1858 के अंदर। दोबारा बता रहा हूँ, एक बार सुनना भाई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग इस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं कहाँ पे? इलाहाबाद के अंदर। सेकंड पॉइंट, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है भाई? कौन सा रूल आता है? क्राउन रूल आता है। नंबर 4, एक नई पोस्ट बनाते हैं किसकी? सेक्रेटरी के नाम से। और जो पहला सेक्रेटरी बनता है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लिख लेना भाई यहाँ पे, ठीक है। कौन बनता है? स्टैनले। इतनी बात समझ आई होगी। फिर उसके बाद भाई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो लॉर्ड कैनिंग होता है, ये उस पोस्ट को ख़त्म कर देते हैं और एक नई पोस्ट बनाते हैं। क्या? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा कार्य प्रणाली जान लेते हैं कि ये कैसे काम करते थे। जो वाइसरॉय है उसका ऑफिस कहाँ होगा भाई? इंडिया के अंदर होगा। और वो किसे रिपोर्ट करेगा? किंग को रिपोर्ट करेगा, मतलब रानी और राजा, क्राउन को रिपोर्ट जाएगी। जो सेक्रेटरी की पोस्ट बनाई उसका ऑफिस कहाँ होगा? लंदन के अंदर। और वो किसे रिपोर्ट देगा भाई? पार्लियामेंट के। तो ये था भाई एक्ट ऑफ 1858। तो अब एक और एक्ट है भाई, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। वही बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 लिखा है। हमने अभी एक्ट ऑफ 1858 पढ़ा, उसी के 3 साल के बाद एक और एक्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं भाई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अंदर क्या क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा भाई, इसके द्वारा कानून बनने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। समझना भाई, इससे पहले जो भी रूल रेगुलेशन बन रहे थे वो अंग्रेज लोग आपस में बैठ के डिस्कस करके बना देते थे। भाई पहली बार क्या हुआ कि भारतीय लोगों को भी उन्होंने साथ में लेके चला कि भाई आप लोग भी बैठो क्योंकि आपके लिए रूल बन रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि 1862 में 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों को क्या करता है? विधान परिषद के लिए नॉमिनेट करता है। किन किन को भाई? बनारस के राजा को, पटियाला के राजा को, और एक थे सर दिनकर राव करके व्यक्ति थे भाई। इन 3 लोगों को क्या करते हैं? विधान परिषद में नॉमिनेट करते हैं, मनोनीत करते हैं। दोबारा बोलता हूँ भाई, 1862 में ही इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की वजह से बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को कहाँ नॉमिनेट मिलता है भाई? कहाँ मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद के लिए। और कौन करता है? लॉर्ड कैनिंग। भाई पूछा वो क्वेश्चन है कि किसने मनोनीत किया, तो आंसर क्या आएगा? लॉर्ड कैनिंग। थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर है भाई, इसमें डिसेंट्रलाइज की गई पावर। भाई 77 जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें केंद्रीकरण किया गया था, सेंट्रलाइज की गई थी पावर। पर 1861 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट आया, सॉरी इंडियन काउंसिल एक्ट आया, उसकी वजह से क्या हुआ? इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है शक्तियों को बाद में विभाजित कर देना। मतलब सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी शक्ति अपने पास रखना, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है शक्तियां थोड़ी थोड़ी डिवाइड कर देना। तो ठीक है, समझना इस चीज़ को कि भाई शक्तियां कैसे डिवाइड की। भाई मद्रास और मुंबई जो प्रांत था वहाँ पे भी क्या दी गई? विधायी शक्तियाँ दी गई। पहले 1773 में क्या हुआ था भाई? मुंबई और मद्रास को क्या बोला? आप दोनों कहाँ जाके रिपोर्ट करेंगे? बंगाल को। और बंगाल में कौन बैठता था भाई? गवर्नर जनरल। ये खेल उन्होंने किया था। पर अब इन्होंने बोला कि आपके पास भी शक्तियाँ होंगी भाई। किसके पास? मद्रास और मुंबई के पास। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं भाई। बंगाल, नॉर्थ वेस्ट एरिया और पंजाब को क्या मिला? विधान परिषद का गठन हुआ भाई इनके अंदर। सुनना भाई दोबारा से, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट एरिया और पंजाब में क्या हुआ? विधान परिषद का गठन होता है, ठीक है। और बंगाल में कब होता है? 1862 में। नॉर्थ वेस्ट एरिया में कब होता है? 66 में। और पंजाब में होता है 97 में। भाई 1862, 1866 और 1897, ठीक है। आगे क्या लिखा है भाई? नेक्स्ट पॉइंट भाई 1937 तक
देखो 1862 जो 61 का ये जो एक्ट आया, इसका इतना बड़ा फर्क था कि इसकी वजह से 1937 में क्या होता है कि इंडिया के जितने भी प्रोविंस हैं, जितने भी प्रांत हैं, वो इंटरनली इंडिपेंडेंट होते हैं। भाई एक्सटर्नली तो हम 1947 में ही होते हैं, पर इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं। कैसे? इंटरनली, आंतरिक तौर पे। मतलब अंदर ब्रिटिश का इतना लेना देना नहीं था, क्योंकि भाई इसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर सेकंड होता है, अंग्रेज वैसे ही बड़े व्यस्त होते हैं और भारत में भी विद्रोह बड़ी तेजी से होता है, तो उन्होंने छोड़ ही रखा था, मतलब आज़ाद ही कर रखा था। ये फालतू के इतना लंबा खींचता जा रहा था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो वाइसरॉय है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता था भाई, जो आज के टाइम भी है भाई, बट उस टाइम ये पावर किसके पास थी? वाइसरॉय के पास थी अध्यादेश जारी करने की। और अध्यादेश जारी करने की जो अवधि है वो कितनी थी भाई? 6 मंथ्स। आज भी यही है भाई, पर आपको याद रखना है कि ऑर्डिनेंस की पावर है वो कितने टाइम के लिए थी? 6 मंथ्स की अवधि होती थी भाई उसकी। तो दोबारा से एक बार सुन लो भाई। भाई जो एक्ट 1861 का है, 1861 का जो एक्ट है, इसके अंतर्गत क्या हुआ? भारतीयों को किस में शामिल किया गया? कानून बनाने की प्रक्रिया में, ठीक है। थर्ड क्या, सेकंड पॉइंट क्या है भाई? बनारस का राजा, पटियाला का राजा और सर दिनकर राव को कहाँ नॉमिनेट किया गया? विधान परिषद में। मद्रास और मुंबई को भी शक्ति दी गई, मतलब शक्तियां विभाजित की गई, डिसेंट्रलाइज की गई। उसके बाद क्या भाई? बंगाल, नॉर्थ वेस्ट और पंजाब में क्या हुआ? विधान परिषद का गठन होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि 1937 में इसी की वजह से आंतरिक क्या हो गए थे? आज़ाद हो गए थे। और लास्ट में क्या है कि वाइसरॉय आपका ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 6 मंथ्स। भाई इसके बाद हम करेंगे भाई कांग्रेस के बारे में करेंगे, कांग्रेस के गठन पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा भाई कांग्रेस कब बनती है? 1885 में। कौन बनाता है? फाउंडर कौन है? ए ह्यूम। इन्हीं सब बारे में हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस कैसे बनती है, क्यों बनाई गई और उसका बेनिफिट क्या था, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं भाई। भैया इसके बाद हमने टॉपिक करना है कांग्रेस के ऊपर, तो यहाँ हेडिंग लगाएंगे फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस, फाउंडेशन ऑफ आईएनसी लिख लो भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आप सबको पता है भाई कांग्रेस कब बनी है? 28 दिसंबर 1885। कब बनी है भाई? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की जाती है। फाउंडर कौन है भाई कांग्रेस के? ए.ओ. ह्यूम। कौन है भाई? ए.ओ. ह्यूम। और इस टाइम जो वाइसरॉय थे कौन थे भाई? बड़ी बार पूछा गया, जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो वाइसरॉय कौन है भाई? इसके ऊपर भी स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो अब जो क्लास चल रही है वो एग्ज़ाम बेस्ड चल रही है भाई, आप सबके एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा देने की कोशिश करूँगा जो एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। तो कोशिश कर रहा हूँ भाई आप सब भी अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से तैयारी करो। मैंने लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बुक है भाई द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किसने लिखी है और किसी ने भी आंसर नहीं किया। मैं ही बता रहा हूँ भाई, वो बुक लिखी है वी.डी. सावरकर ने। किसने लिखी है? वी.डी. सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने। तो ऐसे मत करो भाई, पढ़ाई करते रहो, साथ के साथ आप सबके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और वाइसरॉय कौन था भाई यहाँ पे? डफरिन। कौन था? डफरिन। भाई इतनी बात समझ में आई होगी, कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में। कर्ता कौन है? ए.ओ. ह्यूम। वाइसरॉय कौन था उस टाइम? डफरिन। और कांग्रेस में जब स्थापना होती है तो कितने मेंबर होते हैं भाई स्टार्टिंग में? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, 72। कितने कौन कितने होते हैं भाई नंबर? 72 मेंबर होते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया भाई। एक बार दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी लिखवा रहा हूँ, जो बातें बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने और अच्छे से नोट्स बनाओ या स्क्रीनशॉट लो भाई, वो आपकी मर्जी है। बट आप ये चीज़ ध्यान रखना भाई, जो मुंबई में अंदर इनका क्या हुआ था भाई, फाउंड की गई थी, जो पहली इनकी जो फाउंडेशन सेरेमनी थी उसको कह सकते हो, तो वो कहाँ थी? मुंबई में। पर ये मुंबई इन्होंने जगह नहीं रखी थी, जगह क्या रखी थी इन्होंने? पुणे पहले। पर पुणे में कहीं करा नहीं पाए थे, क्यों? क्योंकि महामारी फैल गई थी। क्या फैल गई थी? महामारी। ये क्वेश्चन भी आया है भाई कि कांग्रेस की स्थापना पुणे में होनी थी, पर पुणे से शिफ्ट कहाँ की गई? तो शिफ्ट कहाँ की गई? मुंबई में। और क्यों करना पड़ा भाई शिफ्ट? महामारी की वजह से, ठीक है।
इतनी बात आपको समझ आई होगी। कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। करता कौन है? ईओ ह्यूम। मेंबर कितने हैं? 72। वाइसरॉय कौन था? डफरिन। होनी कहाँ पे थी? पुणे में, पर महामारी ज़्यादा हो जाती है तो करते कहाँ पे? मुंबई में। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि भाई कांग्रेस की जरूरत क्यों पड़ी? इतनी बड़ी पार्टी है जो देश की आज, जिनके भाई गांधी फैमिली से जुड़ी है जो पार्टी है, पर स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना कौन करता है? एक अंग्रेज करता है। तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं कि कांग्रेस की भारत को जरूरत क्यों पड़ी। तो फर्स्ट पॉइंट रीजन में लिखेंगे भाई, रीजन कि कांग्रेस की नीड क्यों थी। तो रीजन है भाई, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि अंग्रेजों ने क्या सोचा कि भारत को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करें, एक मंच तैयार करें कि जहां पे वो अपनी बातें रख सके। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है, टू गिव प्लेटफॉर्म टू इंडियंस, टू गिव प्लेटफॉर्म टू इंडियन, भाई भारतीयों को मंच देने की बात रखी गई थी। सेकंड क्या है? मानते हैं भाई इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहते हैं भाई। से क्या कहते हैं? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। और सेफ्टी वॉल्व थ्योरी का मतलब समझना भाई, आपने प्रेशर कुकर का एक देखा होगा, उसके ऊपर एक सीटी लगी होती है, उसको कहते हैं भाई सेफ्टी वॉल्व कहते हैं। टेक्निकल टर्म उसकी वही होती है, सीटी की। और वो क्यों होता है कि भाई जब कुकर के अंदर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो वो ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ आईएनसी बनाई थी कि भाई क्यों बनाया गया था कि अंग्रेजों ने देख लिया था 1857 की क्रांति में कि भारत के लोग भड़क सकते हैं, और उसी क्रांति को दबाने के लिए, मतलब आगे ऐसा विद्रोह ना हो, तो उन्होंने किसकी स्थापना की? कांग्रेस की स्थापना की। समझना, मैं कह रहा हूँ भाई, बार बार बोलता हूँ, अंग्रेज बड़े चालाक लोग थे। वो धीरे धीरे करके अपनी पॉलिसीज चेंज करते रहते थे और भारतीय लोग उनकी बातों में आ जाते थे। तो कांग्रेस की स्थापना भी उन्होंने अपने फायदे के लिए की थी कि भाई इंडियंस को आगे हम कर देंगे, उन्हीं के अधिकारी बना देंगे, और इंडियंस लोग उन्हीं से क्वेश्चन करेंगे, हम पीछे रहा करेंगे, राज तो उनका चलता ही रहेगा। तो ये दो पॉइंट थे। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि भारतीय लोगों को क्या करना है? प्लेटफॉर्म देना है। सेकंड, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कुछ भी नहीं है, मैंने ये बताया भाई अंग्रेज जानते थे कि ऐसा धमाका दोबारा भी हो सकता है, ऐसी क्रांति दोबारा भी हो सकती है जैसी 1857 की पहले हुई थी, और उसी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है भाई? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बहुत बार आया है भाई, आईएनसी का कांग्रेस कौन है फर्स्ट प्रेसिडेंट? चलो मैं ये बता देता हूँ, इनका नाम है भाई WC बनर्जी। और जैसे मैं बना रहा हूँ भाई, नोट्स बना रहा हूँ, ऐसे ही लिखते रहना। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? WC बनर्जी। सेकंड प्रेसिडेंट कौन बनता है कांग्रेस का भाई? सेकंड, उनका नाम है भाई दादा भाई नौरोजी। क्या है? दादा भाई नौरोजी। उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा भाई, ये पता भी होगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस कौन है? WC बनर्जी। सेकंड कौन है? दादा भाई नौरोजी। आगे चलेंगे भाई, इसके बाद फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनता है भाई? ये जिस तरीके से मैं लिखवा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए आपसे। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनता है भाई? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? WC बनर्जी। सेकंड कौन है? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। और फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बनता है कांग्रेस का? देखो ब्रिटिश भी बने थे भाई, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे नाम जितने भी लिखवा रहा हूँ एग्जाम में आए हुए हैं। कौन बनता है? जॉर्ज यूले। कौन है भाई? जॉर्ज यूले। भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये साथ के साथ याद भी हो रहे होंगे। यहाँ लिख भी देता हूँ 2-3 बातें जो पीछे हो चुकी हैं। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। फाउंडर कौन है? A.O. ह्यूम। वाइसरॉय कौन था उस टाइम? कौन था भाई? डफरिन। और मेंबर कितने हैं? 72। फाउंडेशन होनी कहाँ पे थी? पुणे में। हो नहीं पाई, हुई कहाँ पे? मुंबई में। और ऐसा क्यों? क्योंकि पुणे में क्या हो गया था? महामारी फैल गई थी। भाई यही बातें कांग्रेस से जो बार बार पूछी जाती हैं आपसे,
इसके बाद लिखेंगे भाई ब्रिटिश हमने लिख लिया है। फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन बनती है? फर्स्ट लेडी, तो बन लिखेंगे भाई नाम एनी बेसेंट। कौन लिखेंगे भाई? एनी बेसेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है भाई भारत के इतिहास में एनी बेसेंट। आगे इनके बारे में और सारी बातें आएंगी। और ये तो थी भाई फर्स्ट लेडी। अब बात करेंगे फर्स्ट इंडियन लेडी कौन बनता है? फर्स्ट इंडियन लेडी। देखना भाई प्रेसिडेंट से कितने सारे क्वेश्चन बन गए। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बना, सेकंड कौन बना, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट ब्रिटिश, फर्स्ट लेडी। फर्स्ट इंडियन लेडी बनी है भाई सरोजिनी नायडू। कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। भाई आपको एक बार और बता देता हूँ, शुरू से बता देता हूँ कि जितना डाटा हमें याद रखना है उनमें से यही है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885। किसने की? ए ह्यूम ने। वॉइसरॉय कौन था भाई? डफरिन। मेंबर कितने हैं? 72। होनी कहाँ पे थी इसकी फाउंडेशन? पुणे में। हुई कहाँ पे? मुंबई में। रीज़न क्या है भाई कांग्रेस बनाने का? कि भारत को एक मंच प्रदान करना अपनी बात रखने के लिए। सेकंड, सेफ्टी वॉल थ्योरी कहा जाता है भाई। ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सेकंड कौन बनता है? दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट मुस्लिम कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब जी। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बनता है? जॉर्ज यूले। फर्स्ट लेडी कौन बनती है? एनी बेसेंट। और फर्स्ट इंडियन लेडी बनती है भाई सरोजिनी नायडू। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा भाई। अब कुछ मीटिंग लिखेंगे कि भाई कांग्रेस से रिलेटेड मीटिंग से क्वेश्चन आ जाता है और उस टाइम वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन था। तो मैं आपको सामने लिखता हूँ और आपको याद रखना है भाई वो। जैसे भाई जो स्पेशल इनकी जो मीटिंग्स है 1905 में होती है। 1905 में कहाँ होती है भाई? बनारस में। कहाँ होती है? बनारस में। और इस टाइम जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होता है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन होता है भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कौन है भाई? गांधी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। भाई क्वेश्चन आता है इसके नाम से ऐसे, हु वॉज पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी? तो आंसर क्या आएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। क्या आंसर आएगा भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। जो सेकंड है भाई इसके बाद 1906 में होती है, वो कहाँ होती है? कोलकाता में। कहाँ होती है? कोलकाता में। और इसको हेड कर रहे होते हैं भाई दादा भाई नौरोजी। कौन कर रहे होते हैं? दादा भाई नौरोजी। भाई आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में कौन हेड था? तो दादा भाई नौरोजी। 1905 में कौन था? जी की गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और इन्हें क्या बोला जाता है? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। राजनीतिक गुरु किसका भाई? गांधी का। 1907 में कहाँ होती है भाई? सूरत में। कहाँ होती है? सूरत में। और इसको हेड कौन करता है भाई उस टाइम? आर.बी. घोष। कौन करता है? आर.बी. घोष। ठीक है। आगे चलेंगे भाई 1907 के बाद क्या लिखेंगे? 1938। क्या लिखेंगे? 1938। भाई ये इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, उसके बीच में भी बहुत सारी बातें हुई थी। 1938 कहाँ पे हुई भाई? हरिपुरा में। हरिपुरा। और इसको हेड किया भाई सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। भाई उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। और आपको याद रखनी है भाई चीज़ें ये कि 5 की कहाँ हुई थी? बनारस में। हेड कौन था? गोखले। और गोखले क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भाई? क्योंकि ये क्या है? पॉलिटिकल गुरु है गांधी का। 1906 की कहाँ होती है? कोलकाता में। और कौन हेड होता है? दादा भाई नौरोजी। 1907 की कहाँ होगी? सूरत में। कौन हेड करेगा? आर.बी. घोष। 38 की कहाँ होगी? हरिपुरा में। और हेड करेंगे भाई सुभाष चंद्र बोस। आगे चलेंगे भाई 1946 की। 1946 ये कहाँ होती है? मेरठ में। कहाँ होती है भाई? मेरठ में। और इसको हेड करते हैं जे.बी. कृपलानी। कौन करता है? जे.बी. कृपलानी। ठीक है। आगे चलेंगे भाई 1947 की होती है भाई दिल्ली में।
47 दिल्ली, और इसको हेड करता है भाई कौन, आपके जो पहले राष्ट्रपति बने थे भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई आपके पहले प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके बाद की और याद रख लो एक और 1948 में होती है, कहाँ होती है, जयपुर में, और इनको हेड करते हैं भाई पी सीतारमन, पी सीतारमैया, सॉरी रमन बोल रहा हूँ, पी सीतारमैया। ठीक है, आपको ये कुछ कांग्रेस की मीटिंग्स हैं, आईएनसी मीटिंग्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखनी है कि 1905 की कहीं बनारस में हेड कौन किसने किया, गोखले ने। गोखले कौन, गांधी के गुरु हुए थे, पॉलिटिकल गुरु। 6 वाली कब हुई भाई, 6 में हुई कोलकाता में, हेड किसने किया, दादा भाई नौरोजी। 7 वाली सूरत में हेड कौन था, आरबी घोष। 38 की होती हरिपुरा में, हेड कौन था, सुभाष चंद्र बोस। 46 की कहाँ होती है भाई, मेरठ में, हेड किसने किया, जेबी कृपलानी ने। 47 की होती है भाई दिल्ली में, हेड किसने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आपके फर्स्ट राष्ट्रपति बनते हैं भाई, प्रेसिडेंट बनते हैं। 48 की होती है जयपुर में, ठीक है, और इसको हेड किया भाई पी सीतारमैया ने। एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे ज़्यादा बार ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे आईएनसी की मीटिंग हुई है, तो आंसर रहेगा आपका भाई कलकत्ता। क्या रहेगा, कलकत्ता। ठीक है, और कितने बार हुई है भाई, 10 टाइम, 10 बार हुई है भाई, 10 टाइम्स हुई है भाई। कहाँ पे, कलकत्ता में हुई है, और कितनी बार हुई है, 10 बार। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं प्रेसिडेंट से ही रिलेटेड कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बना था, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद। भाई यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बनता है उनका, कांग्रेस का, अबुल कलाम आज़ाद। और कहते हैं भाई 35 ईयर्स की एज में ही क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट बन गए थे कांग्रेस के। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी भाई जो अब तक हमने की है। इसके बाद आगे चलेंगे और आगे भाई हम पढ़ेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछती हैं। जैसे ओल्ड ग्रैंड मैन कौन है भाई इंडिया का, तो दादा भाई नौरोजी हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है भाई, किताब कौन सी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उससे क्वेश्चन आता है। तो जो नेक्स्ट अब जो टॉपिक करेंगे, हेडिंग लगाएंगे क्या भाई, दादा भाई नौरोजी। भाई जैसे मैंने अभी बताया था, हम हेडिंग लगाएंगे किसकी, दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी भाई क्या है, सेकंड प्रेसिडेंट है ऑफ इंडिया, सॉरी आईएनसी, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। और ये क्या है भाई, पर्शियन, आपको नाम से समझ आ रहा होगा भाई नौरोजी, तो ये क्या है, फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है भाई, क्वेश्चन बहुत बार आया भाई, स्टार लगा लेना इनके ऊपर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, आप किसको आंसर करोगे भाई, दादा भाई नौरोजी को। आगे लिखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, फर्स्ट इंडियन मेंबर, फर्स्ट इंडियन पर्सन टू गो टू ब्रिटिश पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट बने थे भाई, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। बहुत बार इनसे क्वेश्चन आते हैं जो मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ, तो ध्यान से नोट करना कि ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है भारत का, तो आंसर आएगा दादा भाई नौरोजी। फर्स्ट इंडियन मेंबर कौन बना था भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो तब भी आंसर क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी। और ऐसा माना जाता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने वाले भी, नेशनल इनकम, ठीक है, वो भी कौन है, दादा भाई नौरोजी। देखना भाई एक ही व्यक्ति ने भारत के लिए कितना सारा काम किया है भाई, हर जगह थे ये। सेकंड पर्शियन प्रेसिडेंट है, फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट,
नेशनल इनकम भी इन्होंने कैलकुलेट की थी। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, मैंने अभी बुक का नाम बताया था आपको, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक भी भाई बहुत बार पूछी गई है। क्या ये एक बुक का नाम है, और ये भी किसके द्वारा लिखी था भाई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एक इनका एस्से भी बड़ा फेमस है, वो क्या है भाई, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया। ये क्या है, एक एस्से है भाई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दादा भाई नौरोजी के जो एग्ज़ाम में भाई बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि ये क्या थे, सेकंड प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, फर्स्ट पर्शियन प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता था, फर्स्ट इंडियन थे जो क्या बनते हैं भाई, मेंबर बनते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, नेशनल इनकम को ये क्या करते हैं भाई, कैलकुलेट करते हैं, पहले व्यक्ति हैं। दूसरा क्या है भाई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक पुस्तक लिखते हैं, किताब लिखते हैं, और एक एस्से इनका क्या, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया। भाई ये सब बातें थी किसकी, दादा भाई नौरोजी की। इसके बाद हम बात करेंगे भाई, फ्रीडम स्ट्रगल भारत का ना 3 भागों में विभाजित है। जो भारत का जो ये आज़ादी का संघर्ष है उसे 3 भागों में बांटा गया है भाई, नरम दल, गरम दल और गांधी के फेज में। जिसने भी हिस्ट्री पढ़ी उसको ये पता होगा जो मैं बात कर रहा हूँ, और जिसे पहली बार सुन रहा है भाई, मतलब हैरान नहीं होना भाई, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि भारत का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जो आज़ादी की लड़ाई है, वो 3 भागों में बांटी है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे बांटी है भाई, 3 भागों में बांटी है। कैसे कैसे भाई, मॉडरेट फेज, क्या है ये, मॉडरेट फेज, और मॉडरेट फेज को ही क्या कह देते हैं भाई, नरम दल, क्या बोलते हैं, नरम दल। इसके बाद क्या आता है भाई, एक्सट्रीमिस्ट फेज, क्या है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, और ये क्या है आपका, गरम दल। और इसके बाद क्या होता है भाई, गांधी जी आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, गांधी फेज कहते हैं भाई इसे। भारत का जो इतिहास है, सॉरी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे भाई, मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधी फेज। जो ये फेज है मॉडरेट फेज, ये कब तक है भाई, कांग्रेस की जब तक स्थापना होती है और 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन, तब तक क्या रहता है, मॉडरेट फेज। और मॉडरेट फेज के बाद क्या आता है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये कब तक रहता है, 1905 से 1916। और इसके बाद क्या होगा भाई, गांधी एक्टिव हो जाता है भारत की राजनीति में, गांधी जी एक्टिव हो जाते हैं राजनीति में, और ये कब तक चलता है, 1917 से 1947 तक। भाई इतनी बात समझ आएगी, भारत का जो आज़ादी का दौर है उनको 3 भागों में बांटा गया है मॉडर्न इंडिया के अंदर भाई। एक जब कांग्रेस बनती है और कब तक, बंगाल विभाजन तक। दूसरा जो गरम दल वाला है, एक्सट्रीमिस्ट फेज है, वो कब तक, 1905 से 1916 तक, और 17 से 47 क्या माना गया, गांधी फेज। अब मानते हैं भाई कौन कौन नरम दल में आता था, तो दादी भाई नौरोजी हैं, दादा भाई नौरोजी आपके कहाँ आते हैं भाई, क्वेश्चन आता है आपसे, ये ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसा कि इनमें से कौन नरम दल का नेता है, और आपको क्या चूज करना है भाई, उसमें से दादा भाई नौरोजी। और 3 आपको क्या गिवन होंगे, गरम दल के लोग गिवन होंगे। सबसे पहला नाम लिखेंगे भाई दादा भाई नौरोजी, सेकंड लिखेंगे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आप सबको पता है भाई कौन होगा, गांधी। भाई सबको पता है गांधी का स्वभाव कैसा था, नरम था। अब गरम दल में कौन कौन आया होगा भाई, आप सब जान सकते हो। गरम दल में आए होंगे भाई लाल, बाल और पाल। कौन आया होगा, लाल, बाल और पाल। नाम से आपको समझ आ रहा होगा कौन भाई, लाल से कौन बनते हैं, लाला लाजपत राय। बाल से कौन है, बाल गंगाधर तिलक। और पाल है बिपिन चंद्र पाल। लाल से कौन है भाई, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक।
और पाल से है भाई बिपिन चंद्र पाल। भाई इतनी बात समझ आई होगी भाई 3 भाग में कैसे विभाजित है, कौन कौन की क्या क्या टाइम पीरियड है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ भाई एक एग्जाम में, भाई मॉडरेट फेज का टाइम पीरियड क्या है, तो आंसर क्या करोगे भाई 1885 से 905। एक्सट्रीमिस्ट फेज क्या है 905 से 1916। और गांधी फेज क्या है 1917 से 1947। कौन कौन आते हैं नरम दल में, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी और गांधी जी। लाल बाल पाल के आपके गरम दल के नेता रहे हैं, कौन कौन था उसमें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है भाई, पर आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। और एक छोटी सी मेरी आपसे विनती है कि आप सब लोग भाई रेगुलर पढ़ाई करें। जिसने भी जो एग्ज़ाम भरे हैं भाई हरियाणा के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको, भाई HSSC ने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम लेना है अभी, और उसकी डेट है 12 और 13 दिसंबर। क्या है भाई 12 और 13 दिसंबर। एक ग्राम सचिव की डेट आई है और उसकी डेट आई है 25, 26 और 27 दिसंबर। तो आप सबको भाई ये लगना चाहिए कि इसके बाद के जो जिनके भी एग्ज़ाम है, पटवारी है, कांस्टेबल है या SI है, और जितने भी एग्ज़ाम है भाई वो जल्दी लेंगे। तो आप अपनी तैयारी में ढील मत बरतें, आप अच्छे से तैयारी करें। और अब तो ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं भाई, जिसको ऑफलाइन भी करना है तो वो ऑफलाइन भी आ सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, अभी 3 एग्ज़ाम और निकले हुए हैं। एक क्या निकला है भाई, SSC के अंदर CHSL का एग्ज़ाम निकला हुआ है। ये किस लिए होता है भाई, 12th बेस एग्ज़ाम होता है, और सेंटर में क्या लगते हैं, क्लर्क लगते हैं भाई। इसकी एग्ज़ाम निकला हुआ है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, फॉर्म निकले हुए हैं इनके। तो और क्या निकला है भाई, SBI के अंदर PO की पोस्ट निकली हुई है भाई। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो किसके लिए जा सकते हैं भाई, SBI PO का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। और थर्ड, हरियाणा के अंदर ही क्या निकला हुआ भाई, HSSC ने ही क्या निकाला है, एस्टेट। क्या निकाला है, एस्टेट। भाई जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहा है वो भी भाई रेगुलर हो जाए। आपका भी 2 या 3 जनवरी का एग्ज़ाम वो कह रही है, और अपना फॉर्म भर ले भाई, एस्टेट वाले, क्लर्क वाले, CHSL वाले और ये SBI PO वाले। ठीक है, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।